everybody, welcome to Physics Follow Power Batch Foundation चैनल। मेरा नाम है दिव्या और मैं फिर से आपके साथ यहाँ प्रेजेंट हूँ हिस्ट्री के एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, वो फीलिंग ऑफ यूनिटी, राइट, ब्रदरहुड, ये कैसे इमर्ज हुई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जान चुके हैं। और इस चैप्टर में आज हम कहीं ना कहीं यही देखेंगे कि कैसे ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, पोलैंड रेवोल्यूशन, कई सारे बेल्जियन रेवोल्यूशन, राइट, जहां जहां भी क्रांति आई है वहां पर क्रांति आने का जो कारण है, रेवोल्यूशन आने का जो रीजन है, वो लोगों के स्ट्रगल या फिर बोल सकते हैं लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ही एक कारण बना है। और इंडिया की भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। हम जैसा कि जानते हैं 200 साल ब्रिटिशर्स ने हम पे शासन किया था, राइट। वो 200 साल की कहानी तो बहुत बड़ी है, पर आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से टर्न्स एंड इवेंट्स है, राइट। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1915 के बाद भारत में ऐसा क्या हुआ कि लोग एकजुट हुए, लोगों के अपने स्ट्रगल्स को भुलाकर वो फाइनली एक साथ खड़े होके यूनिटी के साथ देश के लिए लड़े, राइट। तो दिस चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसे हमने नेशनलिज्म को समझा था यूरोप के चैप्टर में और कैसे सारे लोग एकजुट हुए, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं पर भी आम आदमी ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आम आदमी एकजुट हो जाए तो वो पूरी की पूरी क्रांति ला सकता है, बहुत चीजें बदल सकता है। और यही सेम चीज, यही सेम स्ट्रगल्स हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर में मेजरली हम 1915 के बाद जो टाइमलाइन है हमारे देश में, 1915 के बाद, राइट, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया के बहुत सारे फेजेस हैं। अगर हम 1800 से देखें तभी हमारे स्ट्रगल शुरू हो गए थे, बट मेजर जब ये पीक पे आया, जब एक्चुअली में लगा कि अब ब्रिटिशर्स के हाथ से सब कुछ जाने वाला है, जब हमारे लोग खुद के लिए लड़े, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रूल की जो भावना है वो उनमें जगी, राइट। तो ये चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। दीज आर दी टाइमलाइंस। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जैसे आपका सीबीएसई में दिया है वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट है, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन जो साथ आते हैं और हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करके जब हिंदू मुस्लिम आगे बढ़ते हैं और देश के लिए लड़ते हैं, राइट। सत्याग्रह का आइडिया, रॉलेट एक्ट, वो एक ऐसा ब्लैक डे हमारे इतिहास के अंदर, जलियांवाला बाग मैसेकर, सारी चीजें बात करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, किन किन लोगों का कैसा पार्टिसिपेशन था, और नॉन कॉपरेशन के थोड़ा सा फेल हो जाने पर कैसे हम सिविल डिसोबीडियंस करते हैं, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में क्या फ़र्क होता है, साथ ही में उसकी क्या लिमिटेशंस है। और फाइनली जो हमने यूरोप के अंदर पढ़ा था रोमांटिसिज्म, वो रोमांटिसिज्म भारत में कैसा दिखाई दिया, क्या ऐसा कुछ मूवमेंट लाया गया, तो वो हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में देखेंगे। एंड Finally, we will be going through our conclusion and Quit India movement। बात करेंगे कि कैसे भारत को आज़ादी मिली। तो पूरा का पूरा चैप्टर 1915 से लेकर 1947 1947 तक के टर्न्स, इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस फेजेस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, राइट। शुरुआत तो कई सालों पहले हो गई थी, पर 1915 के बाद एक ऐसे लीडर आते हैं जिसके बाद हमारा नेशनलिज्म या स्ट्रगल बहुत पीक पे, या बोल सकते हैं बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो कलेक्टिव स्पिरिट की बात करेंगे, वो कौन लोग हैं जो सामने आए, जो हमारे देश के लिए लड़े और उन्होंने अपनी जानें गंवाई, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर के अंदर हम कौन सा पीरियड कवर करने वाले हैं, 1915 जब गांधी जी भारत आए टू 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, राइट। और चैप्टर के अंदर मेनली 1919 और 1930, मतलब ये 10-20 सालों के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, राइट, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, एक तरह से चिंगारी लगाई हमारे आज़ादी के मूवमेंट के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। सो यस, सबसे पहले जैसा कि आपने यूरोप में देखा था प्यारे बच्चों कि जो भी मॉडर्न नेशनलिज्म है वो क्या था। मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब था कि नेशन स्टेट का बनना। नेशन स्टेट क्या होता है आप सभी को पता है कि जब भी लोग किसी एक
सेम पास्ट, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, एक शेयर्ड हिस्ट्री के बोल सकते पर्सपेक्टिव से एक साथ जुड़ते हैं, उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। कि मेरा इतिहास तुम्हारा इतिहास, मेरे स्ट्रगल तुम्हारे स्ट्रगल, हम सब एक साथ एक्सप्लॉइट हुए हैं, राइट। हमारे दुख और तुम्हारे दुख बराबर हैं। जब हम एक साथ यूनाइट हो और एक देश स्थापित करें, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। और भारत के अंदर नेशनलिज्म ग्रो हुआ व्हेन वी वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, राइट। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस से। ये ग्लिम्पसेस है वर्ल्ड वॉर 1 के, जहाँ पर भारत, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, राइट, यहाँ पर इंग्लैंड रूल करता था हम पे, तो जिस भी वॉर में या जिस भी स्ट्रगल में ऐसा होता है ना कि उसका इंक्लूजन था, तो ऑटोमेटिकली भारतीयों को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। और वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंडियंस ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया बिकॉज वी वर द कॉलोनीज। वर्ल्ड वॉर 1 का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो वर्ल्ड वॉर 1 किस किस के बीच में होता है, तो वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड बिटवीन अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, राइट। अलाइड पावर्स कौन कौन सी हैं बेटा, तो अलाइड पावर्स में आता है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, राइट, देन वी हैव रशिया, और बाद में आगे जाके यूएस भी इसमें ऐड हो जाता है। वहीं पे सेंट्रल पावर्स में आते हैं कौन, सेंट्रल पावर्स में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर वही एम्पायर है जिससे ग्रीस ने आज़ादी पाई थी, और आगे जाके इसी ऑटोमन एम्पायर से ये बाल्कन नेशंस आज़ाद होना चाहते थे, विच इवेंचुअली लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन नेशन। हमने पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म में कि यहाँ पर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ता है, राइट। और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत यहीं से होती है कि हर कोई इस रीजन पे कब्जा जमाना चाहता था, राइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 होता है, और वर्ल्ड वॉर 1 सिंपली अगर मैं कहूँ तो कब से कब तक, तो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। अब इस दौरान हम क्या थे, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अफगानिस्तान के इस पूरे बॉर्डर तक लेकर पूरा पाकिस्तान, राइट, इधर अगर हम बात करें तो इनफैक्ट बर्मा, रंगून, ये वाले जो पूरे आपके नेशंस हैं, राइट, ये पूरा ब्रिटिश काल हुआ करता था, राइट। और उस समय अगर हम बात करते हैं तो हमारे सोल्जर्स ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। कई जाने गंवाई हमारे सोल्जर्स ने, हमारे लोगों ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया था, उनके वॉर्स में, उनकी फाइट में हमें इंक्लूड किया, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। शुरुआत बस यहीं से होती है कि लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स को लेके एक डिसकंटेंट या बोल सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन, एक एंगर कैसे बढ़ा। तो 1999 में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसके पीछे का कारण है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हमारे भारत की इकोनॉमी और पॉलिटी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी। वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वॉर के अंदर पैसा लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, तो उन्होंने डिफेंस को बढ़ाया फोर्स रिक्रूटमेंट करके। उन्होंने लोन्स लिए, और लोन्स लेते थे तो हम पेजेंट से, वर्किंग क्लास से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सभी से रेवेन्यू बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, और इनकम टैक्स जो आज हम सुनते हैं, इस इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो भी कमाओगे उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आप हमें दोगे ताकि हम वॉर में लगा पाएं। दूसरी चीज कि गांव से फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ, जबरदस्ती लोगों को उठा के वॉर में भेजा जाता था कि तुम्हें हमारे लिए लड़ना है, नहीं तो तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारे साथ, या तुम्हें पेनल्टीज भरनी होगी, या तुम्हें पनिश किया जाएगा, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फोर्स रिक्रूटमेंट होता है। और सिमिलरली इसी दौरान 1914 से लेकर 1919 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज, खाने का सामान, पीने का सामान, जितने भी रिसोर्सेज हम पैदा कर रहे थे एग्रीकल्चर वाइज, इंडस्ट्रियल वाइज, वो सब वर्ल्ड वॉर 1 में जा रहा था। तो क्रॉप्स की शॉर्टेज हो जाती है, और साथ में नेचुरल कैलामिटीज भी हमारा यहाँ पर बर्डन और बढ़ा देती है। वेदर खराब होने की वजह से क्रॉप फेल हो जाती हैं, फूड शॉर्टेजेस आ जाते हैं, और पूरे भारत में क्योंकि खाने को नहीं है तो जल्दी लोग बीमार पड़ने लगे थे। लोगों को फ्लू हो रहा था, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इट्स लाइक अ फ्लू जो वायरस से होता है, और एक एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब पूरे भारत में लोगों को इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा रीजनल, बहुत सारे रीजन्स के अंदर इसने क्या किया, लोगों को बहुत परेशान किया, और लोगों की मौत हुई। अगर आप देखेंगे तो ड्यू टू
स्टार्वेशन एंड इन्फ्लुएंजा, करीबन 12 से 13 मिलियन, मतलब 2 से 3 करोड़ लोग, यहाँ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो मारे गए। समझ रहे हैं? तो पैंडेमिक क्या होता है? जैसे कोविड आया था तो पैंडेमिक था, पूरे दुनिया को उसने घेरा था। एंडेमिक का मतलब होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब किसी रीजन में कोई फ्लू, जैसे स्वाइन फ्लू होता है, राइट, वैसे ही ये इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस लोगों के बीच फैला था। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं कि हमारे देखो सोल्जर, 6 सोल्जर, राइट, यहाँ पर आप अपने सोल्जर्स को देख सकते हो जो क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की ये कुछ इमेजेस हैं कि इस तरीके से सोल्जर्स को ले जाया जाता था गाँव से उठा के। और इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक की ये कुछ तस्वीरें हैं। अब देखिए लोगों के पास खाने को नहीं था। 1914-1918 की बात है ये सब, जब वॉर चल रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं वॉर के अंदर। हालांकि ब्रिटिशर्स जीत गए हैं, जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, पर फिर भी हमारा बहुत लॉस होता है, हमारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ क्रॉप फेलियर की वजह से खाने को लोगों को नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे हैं, बड़े भूखे हैं, महिलाएं भूखी हैं, और इस तरीके से फ्लू के बढ़ने पर हॉस्पिटल में बेड्स पर लोगों की लाशें पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम था हमारे लिए, कि जैसा हमने कोविड के दौरान फेस किया है, कहीं ना कहीं उससे भी भयंकर है, राइट। और यहीं पर सीबीएसई ने सवाल पूछा है कि इम्प्लीकेशंस क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। इम्प्लीकेशन मतलब क्या, कि क्या असर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। तो आप क्या क्या बोलेंगे बताइए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया, राइट, इन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तीसरी चीज इन्होंने क्या करी कि इन्होंने लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया, राइट, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हैपेंड। और चौथी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी बच्चों, राइट। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अब जब ये सब हो रहा है 1914 से लेकर 1918 का टाइम है ये बिल्कुल, और 1915 में आते हैं हमारे मसीहा बन के। मसीहा, ये नेपोलियन जैसे मसीहा, या फिर बोल सकते हैं कि हिटलर जैसे मसीहा नहीं थे, वो लोग भी मसीहा ही बन के आए थे। शुरुआत में तो लोगों को लगा था कि नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, राइट, कुछ नया लेकर आ रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं, पर आगे जाके वो खुद ही ऑटोक्रेट बन जाते हैं, राइट। वहीं पे जैसे कि हिटलर को भी लोग शुरुआत में बहुत इन्फ्लुएंस हुए और मसीहा मानने लगे, पर उन मसीहा या सेवियर्स में और इन सेवियर में बहुत बड़ा फर्क है। ये है महात्मा गांधी जी, जो भारत आते हैं जनवरी 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लोगों का साथ दिया था। रेसिज्म क्या था, वहां पर अपार्थीड प्रैक्टिस हुआ करता था, जिसका मतलब ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोगों के, अपार्थीड का सीधा सा मतलब होता है कि जब आप किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस से क्या करते हो, किसी को भी जज करते हो, उसके कलर के आधार पर, उसके फेस के आधार पर, उसकी आंखें या जो भी फीचर्स है उसके बेसिस पे अगर किसी से आप जज करते हो और डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी को, तो उसे अपार्थीड कहते हैं। वहां पर ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स था कि वाइट लोग ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। वही सेम चीज़ें जो इंडियंस के साथ की जाती थी, राइट, जैसे इंडियंस को वो डॉग्स करके बुलाते थे कि दे स्टिंक लाइक डॉग्स। सिमिलरली विद ब्लैक्स, उनको स्लेव्स माना जाता था, उन्हें कोई राइट्स फ्रीडम नहीं थी, राइट। तो वहां पर भी गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, और योगदान कैसे दिया, तो वो लेकर आए थे कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। सत्य का मतलब हम जैसे कि जानते हैं होता है ट्रुथ, राइट। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्य मीन्स द पावर ऑफ द ट्रुथ, एंड आग्रह का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना मैंने आपकी बात को माना है, आग्रह किया है, मीन्स जब आप सच्चाई के रास्ते को मानते हुए आगे बढ़ते हो। द कोर आइडियाज ऑफ सत्याग्रह इज कि आप सच के साथ चलिए, अहिंसा, कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं लीजिए, डू नॉट टेक द पाथ ऑफ वायलेंस, टेक द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। एंड तीसरा कि आप ऑपरेसर, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसके मन, उसकी चेतना, मतलब उसके कॉन्शियस से क्या करें, बात करें, उसके कॉन्शियस को बदलने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई करें, वॉर करें या रिवॉल्ट करें या किसी के साथ मारा पीटी करें। सो सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रुथ,
based on the idea of non-violence and to appease the oppressor by changing the heart, उसके दिल में बदलाव करके, दिल को परिवर्तित करके, राइट। तो यहाँ पर सत्याग्रह का आइडिया गांधी जी लेकर आते हैं और आते ही गांधी जी 3 सत्याग्रह लॉन्च करते हैं उन लोगों के साथ जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे अलग अलग रीजन्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1917 में चंपारण बिहार के अंदर वो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मैप के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। चंपारण कहाँ है? तो बिहार के अंदर है, राइट। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर, जिसमें जो पेजेंट थे, जो फार्मर्स थे, जो कि इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम में एक्सप्लॉइट हो रहे थे। बेटा होता क्या था कि उस समय ना 3 कथिया सिस्टम चलता था, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो बिहार के लोग हैं जिनकी लैंड है, उस लैंड पर कोई फूड क्रॉप नहीं उगा के इंडिगो को प्लांटेशन करवाया करते थे। इंडिगो का प्लांटेशन क्यों? क्योंकि इंडिगो बहुत अच्छी डाई देता है और वो अपने कपड़ों को डाई या पेंट करने में बहुत काम आता था, जो वो यूरोप लेकर जाते थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था, लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था प्लांटेशन से, कुछ और नहीं उगाने दिया जाता था, एंड दे वर फोर्स्ड टू पे हाई रेवेन्यूज। तो सबसे पहले चंपारण बिहार में गांधी जी ने सत्याग्रह यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया to fight against those oppressive plantation, सिस्टम। दूसरा 1917 फिर खेड़ा के अंदर गुजरात में उन्होंने पेजेंट्स को सपोर्ट किया जो कि क्रॉप फेलियर से पीड़ित थे। क्रॉप्स फेल हो चुकी थी, बीमारी लग गई थी क्रॉप्स को, सारी फसलें खराब हो गई थी और ब्रिटिशर्स फिर भी इन पे रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे थे। डिस्पाइट ऑल दिस कंडीशन, कितनी हालत खराब है, फिर भी ब्रिटिशर्स बात नहीं मानते थे और इनसे क्या बोलते थे कि रेवेन्यू मांगा जाता था। तो यहाँ पेजेंट्स की ये डिमांड थी कि गांधी जी हमारा साथ दीजिए, हम पेजेंट्स हैं, हम क्रॉप फेल हो चुका है, फसल खराब हो चुकी है और ये ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे हैं, इनको रेवेन्यू चाहिए और हम रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं। ये दूसरा सत्याग्रह गांधी जी ने पेजेंट के साथ यहाँ पर खड़े हुए और उन्हें साथ दिया और नेगोशिएट किया। तीसरा सत्याग्रह या बोल सकते एक तरह से स्ट्राइक ही था, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। होता क्या है कि यहाँ पर गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके लिए? कॉटन मिल वर्कर के लिए, राइट। मिल वर्कर के अंदर, कॉटन मिल वर्कर के अंदर लोग काम करते थे और ये बेटर वेजेस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इन्हें प्रॉमिस किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने काफ़ी काम किया और जो भी इनसे काम करवाते थे, राइट, वो यही प्रॉमिस करते थे कि तुम्हारे वेजेस बढ़ा दिए जाएंगे, पर ऐसा कुछ प्रॉमिस निभाने में वो फेल हुए और यहाँ पर ये लोग डिमांड कर रहे थे कि इतनी बुरी हालत में इनसे काम कराया जाता था, बट इन्हें वो रेवेन्यू या वो पैसा नहीं मिल रहा था जो ये डिजायर अमाउंट मांग रहे थे। तो गांधी जी यहाँ आते हैं, नेगोशिएट करते हैं और एक डिजायर्ड वेज पे पहुंचते हैं और साथ देते हैं। तो सवाल सीबीएसई पूछता है कि डिस्क्राइब एनी 2 सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय गांधी जी। कोई भी 2 सत्याग्रह मूवमेंट्स, तो आपको कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट्स आप लिख सकते हो? चंपारण और खेड़ा, राइट। और अगर और भी अच्छे से इसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से भारत का मैप बनाइए, राइट, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं, दैट इज यहां पर है आपका बिहार, चंपारण के अंदर और खेड़ा इन गुजरात। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको चंपारण के बारे में लिखना है, खेड़ा के बारे में लिखना है, यू आर गुड टू गो। I hope it is clear my dear students. Let's move forward. तो चंपारण सत्याग्रह की ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि गांधी जी प्लांटेशन वर्कर के साथ काम कर रहे हैं। ये खेड़ा सत्याग्रह की बोल सकते हैं इमेजेस है, जिसमें आप देख रहे हो कि फार्मर्स या बोल सकते हैं जो पेजेंट्स थे, जो गांधी जी के साथ यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी मशीन या कुछ। और ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है जिसमें गांधी जी और ये सारे लोग खड़े हैं। सो ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं जिससे हम हमारी हिस्ट्री हम देख पाते हैं। अब आगे क्या होता है, ये सब तो चलता है। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, अलाइड पावर्स जीत गई हैं, राइट, पर इम्पैक्ट हम खत्म हो चुके हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी दोनों बहुत बुरी तरीके से क्या हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। और इसी बीच 1919 में आता है एक काला कानून जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, जैसे आज हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो उनकी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, राइट, वहां पर डिस्पाइट द ऑपोजिशन, इंडियन मेंबर्स के मना करने के बावजूद उनकी एक नहीं सुनी जाती और वो रॉलेट एक्ट पास करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या होता है बेटा? रॉलेट एक्ट में बेसिकली आप किसी को भी जिस पे
आपको शक है कि वो आपके खिलाफ बोल सकता है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे आप बच्चों पे शक हो रहा है कि शायद आप मेरी पीठ पीछे कुछ बुराई करते हो, राइट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को शक होगा तो भी मैं उठा के आपको पनिश कर दूंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करने का चांस ही नहीं दे रही हूँ। सो दैट वाज द रॉलेट एक्ट, कि जब सरकार को पूरी पावर मिल जाती है टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और वो पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के, बिना ट्रायल मतलब बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए या खुद का वकील या एक्सप्लेनेशन के बिना ही आप 2 साल तक उन्हें जेल में रख सकते हो। और महात्मा गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट बोला, और इसके अगेंस्ट 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने एक हड़ताल निकाली, पूरे न्यूज़पेपर में चला गया था, पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्लैक बिल। ये देखिए, ये सारे वो ग्लिम्पसेस हैं जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, और दिखाया जा रहा है कि देखिए इंडियंस के साथ क्या हो रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और गांधी जी लॉन्च करते हैं रॉलेट सत्याग्रह, राइट, कि अब मैं सत्याग्रह करूंगा इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ, टू अपोज दिस लॉ, राइट, पीसफुल रेजिस्टेंस उन्होंने किया, इस कानून के अगेंस्ट खड़े हुए, रैलीज हुई, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे, हड़तालों पे गए, शॉप्स बंद हुई, बहुत सारे लोकल लीडर्स, क्योंकि मेजॉरिटी जो रॉलेट सत्याग्रह था ये दिल्ली, अमृतसर, इस वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, राइट, क्योंकि पहले इतनी जल्दी पूरे देश में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी, तो यही वो रीजन थे, काउंसिल जहां थी दिल्ली के अंदर, तो उसके आसपास काफ़ी जल्दी ये बात फैली, और अरेस्टेड लोकल लीडर्स अमृतसर से अरेस्ट हुए, महात्मा गांधी को दिल्ली आने पर रोक दिया, ही वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, राइट, ऑलरेडी वो 6 अप्रैल को क्या थे, स्ट्राइक पे बैठ गए थे, और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ को इंपोज कर दिया। यस, ओके, सो व्हाट वाज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, जब सिविल रूल की जगह मिलिट्री रूल चल जाए। जैसे आप अभी रहते हो तो आप किस हिसाब से गवर्न हो रहे हो, किस किस हिसाब से रूल हो रहे हो, सिविल कानून, सिविल मतलब जो सिटीजन्स के लिए कानून बनाए गए हैं, जिसमें राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं, राइट, उनके हिसाब से आप गवर्न और रूल होते हो। पर मिलिट्री रूल में सारे सिविल रूल्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, डिसमिस किया जाता है, और मिलिट्री पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले लेती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, कोई भी सिविल रूल या नागरिक की, जो बोल सकते हैं किसी भी नागरिक या सिटीजन की जो राइट्स है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो मार्शल लॉ या इंपोज हुआ, और ये जनरल डायर ने उसकी कमांड ली। और इसी बीच में तो देखिए 1919 में क्या हुआ है, रॉलेट एक्ट पास हुआ है। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी हड़ताल पे बैठे हैं, और दिन आता है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल का दिन होता है किसका, बैसाखी का एक पर्व होता है, राइट। बैसाखी में क्या होता है कि जब गेहूं की फसल काटते हैं ना बेटा, तो गेहूं की फसल काट के इस बैसाखी के पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन रीजन्स के अंदर। और यही हो रहा था कि 13 अप्रैल के दिन एक बहुत ही बड़ा क्राउड जलियांवाला बाग में गैदर होता है। उनमें से कुछ लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ब्लैक एक्ट के खिलाफ, राइट, और बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग होते हैं जो सिर्फ बैसाखी का मेला विजिट करने आते हैं। और ये देख के डायर को लगता है कि ये सभी लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो डायर वहां की ओनली एग्जिट जो होती है वो बंद कर देते हैं, आप देख सकते हो, और सब पे ओपन फायरिंग शुरू हो जाती है। लोगों को इस बुरी तरीके से मार दिया जाता है, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता है। कई लोग तो दीवार कूद कूद के गए, कई लोग वहां पे एक बने कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, राइट। कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस हैं, अगर आप कभी भी जलियांवाला बाग जाएंगे बेटा, गोल्डन टेम्पल के पास ही एक ऐसी आपको दीवार मिलेगी जहां पर आपको गोलियों के निशान आज भी मिलेंगे। दैट इज द थिंग, राइट। यहाँ लिखा है बुलेट मार्क्स, बहुत ही ज्यादा बेरहमी से लोगों को यहाँ मारा गया बाय जनरल डायर। और जब ये होगा, जब ऐसी न्यूज आएगी, तो बताइए, आज ऑपरेशन सिंदूर होता है, आज जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक होता है, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, तो हम क्या देखते हैं, हम लोगों के बीच चाहे कोई भी हो, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडियन सामने आता है, बिना किसी धर्म या बिना किसी डिफरेंस के सब लोग एक साथ आते हैं, राइट। तो यहीं पे डिस्कंटेंट बढ़ता है, बहुत सारे लोगों की पुलिस के साथ क्लैशेस होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं, और
गवर्नमेंट भी बहुत ब्रूटली लोगों को मारती है ताकि वो लोगों को टेरराइज कर सके, उन्हें इंसल्ट कर सके कि तुमके साथ भी ये हुआ, तुम्हारे साथ भी यही करेंगे अगर तुम लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स इतने खराब थे कि उन्होंने जो सत्याग्रही थे, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनकी जमीन पर नाक भी रगड़वाई। उन्होंने बोला कि तुम अपनी नाक रगड़ो और हमसे माफी मांगो, तुमने ऐसा किया। और दूसरा कि जो भी साहिब है उनको सलाम करो। हर कोई पॉलिटिकल लीडर को, साहिब को सलाम करना है, चाहे गांव का हो चाहे कहीं का भी नेता हो, राइट। सो दे वर बेसिकली फोर्स्ड टू डू दैट, और गांव के गांव को बॉम्बिंग से उड़ा दिया गया था। सो ये वायलेंस देखकर महात्मा गांधी जी, जो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था, जो वो बिना किसी हिंसा के इस रॉलेट एक्ट का बोल सकते हैं खिलाफ थे, इन सब सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को एक तरह से कॉल ऑफ करते हैं। और इसी बीच में गांधी जी को लगता है कि रॉलेट सत्याग्रह इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये बहुत ही रीजनल लिमिटेड था और इसमें बहुत कम लोगों का इंक्लूजन था। तो इन्हें अब चाहिए था कि हिंदू और मुस्लिम्स का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इतने लोगों की मौत हुई है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट सिक्स, इट्स जस्ट नॉट अबाउट हिंदूज, इट्स अबाउट एवरीबडी। और यहाँ पर गांधी जी को कोई ऐसा इशू नहीं मिलता कि वो क्या करे। और इसी बीच में 1919 में ही खिलाफत इशू आता है। खिलाफत इशू क्या था? तो देखो, रॉलेट सत्याग्रह जो था वो मोस्टली इट वाज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स, पूरे देश में नहीं फैला था, राइट। और महात्मा गांधी जी को चाहिए था कि एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की जरूरत है, सभी को, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की जरूरत है। और यहीं पर इसी बीच वो खिलाफत इशू को यहाँ पर उठाते हैं। अब ये खिलाफत इशू क्या था? तो बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ाया था कि ये ना एक बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर, एक मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था, राइट। और इस एम्पायर के हेड, जो इस एम्पायर को हेड करते थे, उनका नाम था खलीफा। एक तरह से उन्हें कैलिफेट कहते थे या खलीफा। अगर मैं कहूँ, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जो मुस्लिम्स के बोल सकते हैं सबसे स्पिरिचुअल हेड माने जाते हैं, उनके बाद अगर कोई है एज इन द फॉर्म ऑफ संथी अगर हम कहें, तो वो थे खलीफा, कि मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल रिलीजियस हेड। समझ पा रहे हो? और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अलाइड पावर्स थी, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया, ये लोग ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, राइट, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, इनको हरा देते हैं। और जब ये हार जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, तब ब्रिटेन इस ऑटोमन एम्पायर को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश करता है। और ऑटोमन एम्पायर के जो सबसे बड़े हेड थे, जिनका नाम है खलीफा या कैलिफेट जिन्हें हम कहते हैं, उनकी पावर्स को लिमिट करने की कोशिश करते हैं। और ये बात पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को बहुत खराब लगती है। अगर हम बात करें खलीफा की, तो इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द अरबिक वर्ड खलीफा, दैट इज द वर्ड कैलिफ। कैलिफ का मतलब होता है किसी का सक्सेसर। जैसे इन्हें माना जाता था कि प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर हैं, राइट। और इसी बात से नाराज होते हुए कि इनकी पावर्स को लिमिट किया जा रहा है, जो खलीफा थे, ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और ब्रिटिशर्स यहाँ पे इनकी पावर्स को लिमिट करना चाहते थे। ये बात हर मुसलमान को बुरी लगती थी। और यहीं पर क्या होता है, मार्च 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी बनाते हैं 2 ब्रदर्स, जिनका नाम है मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी बनाते हैं ताकि जो खलीफा के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कानून लेकर आ रहे हैं, जो इनकी सत्ता को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं। और गांधी जी को यही एक सही मौका मिलता है कि गांधी जी सामने आते हैं और बोलते हैं कि यही सही मौका है हिंदूज और मुस्लिम्स के यूनाइट होने का, क्योंकि ये सिर्फ हमारा इकलौतों का स्ट्रगल नहीं है। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। अगर हम एकजुट होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और सिग्निफिकेंस रखेगा। और यही चीज़ गांधी जी यहाँ पर प्रपोज करते हैं कैलकटा सेशन के अंदर इन सितंबर 1920। कैलकटा सेशन के अंदर गांधी जी सारे लीडर्स को, आईएनसी को कन्विंस करते हैं कि हमें खिलाफत इशू लेना होगा, हमें खिलाफत और जलियांवाला बाग में जो हुआ, राइट, इसको, इन इश्यूज को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक ब्रॉड मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, दैट इज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
किस किस के खिलाफ? खिलाफत इशू के खिलाफ, और हमारा जो सेल्फ रूल हम चाहते हैं इसको लागू करने के लिए, ये अचीव करने के लिए वी नीड टू लॉन्च अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, आप किसी के साथ कॉपरेट कब करते हैं? बताइए, आज अगर मैं बोल रही हूँ आप अपना होमवर्क करके आइए, आप क्लास में जवाब दीजिए, मतलब आप मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, मेरी हर बात मान रहे हैं। वहीं पे नॉन कॉपरेशन कब होगा? जब आप मेरी बात नहीं मानना शुरू कर दें। जैसे कि अगर मैं कहूँ आप सभी लोग शोर मचा रहे हैं, कीप क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स, तो आप अगर ऐसा करते हो तो मतलब आप मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हो। बट अगर आपने सोचा कि आज मैम के साथ नॉन कॉपरेट करेंगे, आज मैम के साथ कोई कॉपरेशन नहीं, तो मैंने आपको बोला था फिंगर ऑन योर लिप्स, आप रेजिस्टेंस में फिंगर ऑन योर लिप्स नहीं करते हैं और ऐसा का ऐसे बैठ जाते हैं, राइट? नो फिंगर ऑन योर लिप्स, चाहे मैम बोलती रहे, मीन्स मैम के साथ हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं। तो गांधी जी का ये नॉन कॉपरेशन का आइडिया उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर लिखा था कि आज अगर ब्रिटिश रूल इंडिया में आया है और हम सब लोग अगर उसका शिकार हुए हैं, तो वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमने उनके साथ इतने साल तक कॉपरेट किया है, हमने उनकी हर एक बात मानी है, और अगर हम इंडियंस उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दें तो धीरे धीरे इनका ये जो रूल है ये खत्म हो जाएगा और हम स्वराज पा लेंगे। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, अपना राज हम पा लेंगे, राइट? तो ये महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में 1909 में लिखते हैं कि वी नीड टू, आपको ये ध्यान रखना है कि बुक कौन सी है, हिंद स्वराज, कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉपरेट करना होगा। और फाइनली अगर आप अब टाइमलाइन देख पा रहे हैं, फिर से देखिए, मैं आपको बताती हूं, अगर आप टाइमलाइन बनाना भी चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि कैसे 1914 से लेकर 1919 तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 के इंडिया के लोगों पे जो भी इम्प्लीकेशन रहे, राइट? और इसी बीच में बैकग्राउंड में 1915 में किसका अराइवल होता है? मोहनदास करमचंद गांधी जी का अराइवल होता है, राइट? अराइवल फ्रॉम वेयर? अराइवल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ है? तो बेटा देखिए, अगर आपको वर्ल्ड मैप बनाना है तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है आपका अफ्रीका, ठीक है, और इसके आगे आता है आपका भारत। और साउथ अफ्रीका कहाँ लोकेटेड है? बिल्कुल साउथ में। तो साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं आपके गांधी जी, और उसके बाद अगर हम आगे करें तो ये सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तो 1917 और 1918 के अंदर 3 सत्याग्रह लॉन्च होते हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और फिर एक कानून ब्रिटिशर लेके आते हैं 1919 के अंदर जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, और इसको अगेंस्ट या अपोज करने के लिए 6 अप्रैल को गांधी जी स्ट्राइक करते हैं, राइट? और 13 अप्रैल को ब्रिटिशर्स अपनी, बोल सकते हैं, इंसानियत को सब कुछ हटाते हुए जलियांवाला बाग में ओपन फायरिंग करके लोगों को मार देते हैं, राइट? और इसी दौरान ये अप्रैल में होता है, तो 1919 मार्च में खिलाफत इशू भी शुरू होता है। खिलाफत इशू में हम देखते हैं कि मुस्लिम्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह सक्सेसफुल नहीं होता तो गांधी जी सितंबर 1920 में, राइट, कलकत्ता के सेशन में प्रपोज करते हैं कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना होगा। और फिर यही बात को दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का नागपुर का सेशन होता है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर लॉन्च हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आया समझ में? सो नाउ व्हाट विल हैपन कि सितंबर 1920 जो कांग्रेस सेशन हुआ है, राइट, उसके अंदर गांधी जी ने लीडर्स को कन्विंस किया कि हमें नॉन कॉपरेशन को लॉन्च करने की जरूरत है, और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी इसको मूवमेंट को और भी मजबूत बनाएगी। और दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस सेशन में ऑफिशियली यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट होता है। जनवरी 1921 के अंदर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट
begins। आप देख सकते हो गांधी जी के साथ जो भीड़ है यहाँ एकजुट हुई है और शुरुआत हो गई है किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, तो जो भी लोग हैं जिनको भी टाइटल्स या कोई पदवी मिली है वो अपने टाइटल्स को सरेंडर कर देते हैं। जो भी ब्रिटिशर्स के स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं जहाँ पर इंडियंस काम करते हैं, उन सभी को वो बॉयकॉट कर देते हैं। बॉयकॉट मतलब यूज करने से, वहाँ काम करने से मना कर देते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कई बार देखते हो बॉयकॉट दिस मूवी या फिर ब्लैक लाइव्स मैटर, जैसे हम करते हैं ना किसी चीज को बॉयकॉट करना, तो हम हैशटैग करके बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट, तो उसी तरीके से बॉयकॉट मतलब मानना, रिफ्यूजल टू यूज, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे वो स्कूल्स, कोर्ट्स, जो भी ऑफिसेस है वो सभी छोड़ के बाहर लोग निकल जाते हैं। जो विदेशी सामान आता है यूरोप से वो भी यूज करना बंद करते हैं और स्वदेशी को प्रमोट करते हैं, राइट। वी कैन नॉट सी द एडवांटेज ऑफ स्वदेशी गुड्स बिकॉज वी आर डोंकीज, ऐसे बोल सकते हैं पोस्टर्स लेके इंडियंस आगे बढ़ते हैं और इंडियंस को रियलाइज कराते हैं कि हम खुद के सामान क्यों नहीं यूज करते। आज जो हम मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया देखते हैं, बस उस समय ये मेड इन ब्रिटेन या मेड इन मैनचेस्टर वर्सेस मेड इन इंडिया हो रहा था, राइट। तो ऐसी चीजें बोली जाती थी हमें कि तुम गधे हो, यू आर डोंकीज बिकॉज यू कैन नॉट सी, तुम्हारे खुद के स्वदेशी सामान को तुम नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। दूसरी चीज, लोगों ने गवर्नमेंट टाइटल्स को सरेंडर किया। सिविल सर्विसेज, आर्मी, कोर्ट्स, काउंसिल, जहां पे भी लोग थे, इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे, सबको यहाँ लोगों ने छोड़ा, राइट। स्पेशली गवर्नमेंट रन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, एंड इवेंचुअली सरकार को हमने ये चेतावनी दी, वार्निंग दी कि अगर आप हमारे साथ कोई भी जबरदस्ती करते हैं, हमें रिप्रेस करते हैं, परेशान करते हैं, तो अभी तो हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं, आगे हम तुम्हारे कानून भी तोड़ेंगे जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस कहेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। एक तरह से आप बात करो कि जब ऐसे इश्यूज होते हैं ना कि यस बाय, नो नो वी विल नॉट बाय, जैसे आज स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा है, कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग अगेंस्ट में है, कुछ लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट दिस सुप्रीम कोर्ट रूल, राइट, कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट रूल, होता है ना ऐसा। तो यही कुछ बोल सकते हैं मेथड्स हमने यूज किए। अब बात आती है कि ये मास मूवमेंट क्यों बना, ये रॉलेट मूवमेंट से क्यों बड़ा था, रॉलेट सत्याग्रह से क्यों मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स एकजुट होते हैं और उनका अपना स्वराज को लेके बोल सकते हैं खुद का एस्पिरेशन था। अभी भी लोग हमारे सेल्फ रूल के लिए या आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। नॉन कॉपरेशन का मतलब हर एक इंसान के लिए अपना अपना मीनिंग रखता था, अपना अपना स्वराज का मीनिंग सबके लिए अलग था। 1920-21 में काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, स्कूल्स को बॉयकॉट किया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस को गिव अप किया। 1921-22 में मास प्रोटेस्ट हुए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दो फेजेस थे, 1920-21। इस एक साल में तो हमने सारी चीज़ों को बॉयकॉट किया और दूसरे 21-22 के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया, हड़तालें करी और उनके कहीं ना कहीं कानूनों को भी मानने से इनकार किया, राइट। सो दैट वाज दीज वर द फेजेस दैट वी हैड सीन इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स थे जो इस मूवमेंट में जुड़े और उनका स्वराज को लेके या उनका इस मूवमेंट को लेके क्या ऑब्जेक्टिव था। उससे पहले एक सवाल है, व्हाट यूनिफाइंग प्रिंसिपल डिड महात्मा गांधी बिलीव कुड ब्रिंग ऑल इंडियंस टुगेदर। बताइए कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल या आदर्श था जो महात्मा गांधी ने यूज किया, राइट, टू ब्रिंग ऑल इंडियंस टुगेदर। लैंग्वेज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस या मॉडर्न एजुकेशन। क्या रहेगा इसका सही जवाब, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे समझते हैं द डिफरिंग स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है, मतलब हिस्सा, पार्ट, राइट। जैसे हम बोलते हैं ये मेरे बालों के अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, पार्ट्स, राइट, हिस्सा। तो मूवमेंट के अंदर भी कई सारे हिस्से थे लोगों के, कई सारे पार्ट्स थे। स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो हमने देखा कि 1921 जनवरी में नॉन कॉपरेशन खिलाफत लॉन्च हुआ। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक का एस्पिरेशन, हर एक का ऑब्जेक्टिव, हर एक का विजन, हर एक का सपना नॉन कॉपरेशन को लेकर और स्वराज का मीनिंग अलग अलग था, राइट। सभी लोगों के लिए स्वराज डिफरेंट मीन करता था, जिसकी जैसी सर्कमस्टेंसेस
इंडिपेंडेंस थी वो उससे अपना बोल सकते हैं पीछा छुड़ाना चाहता था, उन स्ट्रगल्स को खत्म करना चाहता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाउन्स के अंदर किसका पार्टिसिपेशन रहता है, तो प्यारे बच्चों मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन टाउन्स में रहता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा लॉयर्स कोर्ट्स छोड़ देते हैं, काउंसिल छोड़ के लोग आ जाते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो जो विदेशी सामान था उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है यूज करने से। फॉरेन क्लोथ को ये बॉन फायर करके जो उनके कपड़े होते थे राइट उनको जला दिया जाता था, शायद यहाँ इमेज भी होगी, एनीवेज ठीक है, तो उन्हें जला दिया जाता था। ये देखिए ये रही इमेज कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और कपड़े जला रहे हैं, विदेशी सामान या कपड़े को जलाते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से अब कुछ भी विदेशी, आज जैसे ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया है, हम यूएस का सामान यूज करना बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली, या चाइना का सामान यूज करना बंद कर दे तो इंडिया का सामान ज्यादा यूज होने लगेगा, सीधी सी बात है राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम जो इंडियन टेक्सटाइल है इसमें काफी बड़ा एकदम बूम आ जाता है। बट बात ये होती है कि जो हमारा है वो थोड़ा महंगा है राइट। लिमिटेशन क्या हो जाती है कि ये बॉयकॉट जो है ये बहुत दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि स्टूडेंट्स, लॉयर्स या किसी भी इंडियन के पास कोई और ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। इंडिया की कोई सरकारी, मतलब इंडिया के अपने लोगों की बनाई गई कोई स्कूल या कॉलेजेस नहीं थी। जो भी उनके पास पढ़ने के लिए, काम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस थे वो सब ब्रिटिशर्स के थे। और दूसरी चीज कि यहाँ पर इन्होंने कपड़े तो जलाए पर इनके पास कोई चीप ऑल्टरनेटिव नहीं थे, क्योंकि जो भारत में बनता था वो था खादी, और खादी का कपड़ा क्या होता था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, हर कोई खादी को खरीद नहीं पाता था। और जो मशीन मेड सामान वहां से आता था वो काफी सस्ता होता था कंपैरेटिवली टू खादी राइट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि टाउन के अंदर हम देखते हैं कि ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन राइट ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस समय हमारे पास कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में फिर से जाने लगे। तो ये तो हो गई मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन जो हमने टाउन या शहरों में देखा। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखें तो कंट्री साइड के अंदर कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। तो सबसे पहली बात होती है अवध की राइट। अवध में हम पेजेंट मूवमेंट देखते हैं। अवध के अंदर बाबा रामचंद्र लीड करते हैं पेजेंट के मूवमेंट को अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इनकी डिमांड होती है कि तुम्हारा रेवेन्यू तुम कम करो। जो बेगार होती है, बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार हम कहते हैं ना बेवजह, मतलब बिना वजह के। तो बे मीन्स बिना, बिना मीन्स गार, बिना गार मतलब बिना वेजेस या बिना पैसे के राइट। तो पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि सारे पेजेंट्स को लाते थे और प्लांटेशन पे बिना पैसे के उनसे काम कराते थे राइट। तो यहाँ अवध में यही हो रहा था कि नॉन कॉपरेशन मतलब हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हमें ये सब चाहिए कि आप रेवेन्यू कम करो, फोर्स लेबर को खत्म करो, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है ना, जो हम पे हुक्म चलाते हैं, इन सब को, इनकी सबकी बात मानने को मना कर दो। और कांग्रेस भी यहाँ पर आती है और अवध किसान सभा, औध किसान सभा बनाती है। इट वॉज फॉर्म्ड बाय बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम था अवध किसान सभा, जो कि किसानों के साथ एकजुट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और क्या करते हैं, ये सारी डिमांड्स यहाँ पर मानते हैं। दूसरी तरफ कंट्री साइड में क्या हो रहा है, नाई धोबी बंद बनते थे। आपको पता है ये ब्रिटिशर्स अपने कपड़े धुलवाने, जैसे आज हम ड्राई क्लीन कहते हैं, अपनी दाढ़ी सेट कराने, बाल कटवाने किसके पास जाते थे, नाई और धोबी के पास जाते थे राइट। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स और जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको ये बार्बर्स और वॉशरमैन ने ये सर्विसेज, ये जो सेवाएं वो दिया करते थे, ये देना बंद कर दिया कि हम अब नाई धोबी सभा वाले लोग हैं, हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, आपको कोई सर्विस नहीं देंगे। तीसरा कंट्री साइड के अंदर आता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के गुदिम की पहाड़ियों में एक मिलिटेंट पैदा होता है जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू राइट। ये जो थे ये ब्रिटिशर्स को कैसे उनके साथ बात बोल सकते हैं, उनके साथ कैसे फाइट करते हैं, तो थ्रू बेसिकली हिज गुरिल्ला मूवमेंट या गुरिल्ला टेक्निक। ये गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे और ये वॉयलेंस को बहुत ज्यादा एडवोकेट करते थे। ऑफ कोर्स गांधी जी जो कहते थे कि नॉन वायलेंट करो, बट ये क्योंकि इनके अंदर वो जवान खून था राइट, और क्योंकि ये ट्राइबल थे, तो यहाँ अगर हम बात करें तो स्वराज का मतलब इनके लिए था कि हमारे जो फॉरेस्ट बने हैं, जो हमारे लिए बने हैं, जो हम जिनकी पूजा करते हैं, प्रकृति हमारे लिए है, उसका पूरा का पूरा अधिकार हम पे है राइट। और ब्रिटिशर्स इस बात पे इंटरफेयर
नहीं कर सकते। तो ये लोग गुरिल्ला टेक्निक से, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स पता है क्या होती है? इस तरह की टेक्निक्स कि आप कैमोफ्लाज हो जाते हो फॉरेस्ट के अंदर। आपने अगर छावा मूवी देखी है तो जंगलों में ये पेड़ों के अंदर छुप के एकदम से अटैक करते हैं और भाग जाते थे, राइट। ये कब होता है? ऐसे देखो, ये कैमोफ्लाज, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से डायनासोर निकला, क्योंकि डायनासोर और जंगल की सेम ही कलर है, राइट। तो ये कैमोफ्लाज टेक्निक होती है जिसके अंदर ये देखो इस तरीके से कि पेड़ों के जैसे ही वो दिखा करते हैं और दिखता ही नहीं था, नीचे से अगर ब्रिटिश जा रहे हैं तो ऊपर से एकदम से अटैक कर लेंगे। समझ में आ रहा है? सो दीज वर द गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, जो यहाँ पर कौन, अलूरी सीताराम रजू, कहाँ पे, गुदेम हिल्स की, गुदेम की पहाड़ियों में इस तरीके से ब्रिटिशर्स पे हमला करते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट कंट्री साइड। अब सवाल देखिए सीबीएसई का 2021, 22 एंड 2015, डिस्क्राइब द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या? सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि अवध के अंदर अवध किसान सभा बनाई, ठीक है, और यहाँ पर पेजेंट मूवमेंट चला। दूसरा हमने क्या पढ़ा बताइए मुझे, कि नाई धोबी बंद बना, राइट। जो वॉशरमैन थे और जो सर्विस देते थे उन्होंने क्या किया, सर्विसेज ऑफर करने से मना कर दिया। और तीसरे आपके गुदेम की पहाड़ियों के अंदर कौन थे, आपके अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से अपने अधिकार की मांग करी कि राइट टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये हमारा अधिकार है। बस यही तो आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ऊपर वाला क्वेश्चन है, ट्राइबल पेजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। तो अब पढ़ते हैं कि नॉन कॉपरेशन को, राइट, मूवमेंट को प्लांटेशंस में कैसे देखा जाता था। तो स्वराज प्लांटेशंस में किस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं समझा गया। तो प्लांटेशन की बात करें तो आप जानते होंगे कि चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, आपका रबड़ हो, राइट, काजू हो, इन सब के लिए ना प्लांटेशन क्रॉप होती है। प्लांटेशन मतलब जो बड़ी सी जगह पे सिर्फ एक ही प्लांट को उगाते हो, एक ही पेड़ को, पौधों को उगाते हो। तो यहाँ पर ना बेटा इन्होंने एक एक्ट लागू कर रखा था, इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, किसके लिए, प्लांटेशन वर्कर के लिए। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर अगर प्लांटेशन में काम करता है, टी प्लांटेशन के अंदर असम वेस्ट बंगाल में, तो वो बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के इस प्लांटेशन को, इस लैंड को छोड़ के नहीं जा सकता। The people were confined to a single space, वो इस प्लांटेशन को छोड़ के ही नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, राइट, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जब इन सारे लोगों को, ट्राइबल्स को, प्लांटेशन में जो काम कर रहे थे, जब उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पता चला तो सारे वर्कर्स इस अथॉरिटी को, इस लॉ को डिसोबे करते हुए प्लांटेशन छोड़ के घर की ओर निकलने लगे कि महात्मा गांधी जी हमारे लिए सेवियर है, मसीहा हैं, यही हमारा स्वराज है कि हम इनका ये एक्ट तोड़ के, इनकी जो भी अथॉरिटी है ये सब बिना माने क्या हो रहा है, हम निकल जाएंगे क्योंकि गांधी जी आ रहे हैं हमें बचाने। उनको ये लगता था गांधी जी वॉज कमिंग, गांधी राज आ रहा है और सभी को अब अपनी जमीनें मिल जाएगी गाँव में, अब हम इनके प्लांटेशन पे काम नहीं करेंगे। तो इनके लिए स्वराज क्या था, दैट मेंट द फ्रीडम टू रिटर्न टू देयर विलेजेस, क्योंकि इस ई माइग्रेशन एक्ट के तहत ये अपने गांव में कभी नहीं जा पाते थे, इनको सिर्फ इस प्लांटेशन पे रहना होता था और काम करना होता था। पर क्या होता है फिर 1922 आते आते एक ऐसी जगह उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर क्या होता है, चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो फरवरी 1922 को कुछ लोग पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पुलिस इनके साथ कुछ के साथ मारपीट करती है और धीरे धीरे ये बातों से, अब्यूज़ और इन सब से बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है और लोग आक्रोश में आकर पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं, जिससे करीबन 22 से 30 पुलिसमैन की मौत हो जाती है। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एक वॉयलेंट क्लैश में टर्न हो जाता है और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद महात्मा गांधी जी काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होगा, बंद हो जाएगा। इस तरीके का, अगर ये देखिए चौरी चौरा का वो पुलिस स्टेशन है, शहीद स्मारक चौक, चौरी चौरा, गोरखपुर, ये वही जगह है जहां पर आग लगी थी और बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए थे।
समझ में आया? तो ड्यू टू दिस चोरी चोरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज नाउ कॉल्ड ऑफ। अब देखिए सवाल, देखिए किसका सवाल, सीबीएसई के सैंपल पेपर में ही पूछा है इस साल कि वो कौन सी जगह है, उसको लोकेट करो, लोकेट तो कर रखी है, नाम बताओ जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में। तो हम जानते हैं 1920 के अंदर एक सेशन हुआ था आपके कैलकाटा में और एक सेशन हुआ था नागपुर में। तो सबसे पहले ए कहाँ आएगा, ये दैट वुड बी इन नागपुर, क्योंकि ये महाराष्ट्र वाला बता रहा है। ठीक है, बी में पूछा है वो प्लेस बताओ जहां गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट कहां किया था, तो बी कौन सा है, साबरमती, जो अभी हम पढ़ेंगे। देखा, समझ में आया सभी को? तो मैप की भी इंपॉर्टेंस है। तो अब क्या होगा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज कर लें, बताइए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये टाइमलाइन कि 1914 1918 के बीच, 1915 में क्या हुआ, 1917-18 में 3 सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत और रॉलेट इश्यू, सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में महात्मा गांधी जी प्रपोज करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दिसंबर 1920 में नागपुर में इसे अडॉप्ट किया जाता है। अब आगे देखिए अब क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब तक चला, 1921 जनवरी से हमने देखा, कब तक, आपके फरवरी 1922 में। कब तक चोरी चोरा इंसिडेंट होता है यहाँ पर और इसको कॉल ऑफ किया जाता है। और इस बीच में हमने कई लोगों के अपने इंटरप्रिटेशन देखे स्वराज को लेके। जैसे अगर हम मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन देखें तो वो टाउन के अंदर था, राइट, लिमिटेड था और इसका मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो गया था क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। दूसरी तरफ कंट्री साइड के अंदर अगर हम देखें तो कंट्री साइड में हमने 3 जगह की बात करी, कौन सी, एक अवध किसान सभा यूपी की, एक नाई धोबी बंद हमने पढ़ा, राइट, और एक गुदेम हिल्स में अलूरी सीताराम राजू जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक से प्लांटेशन में लोगों को स्वराज की बात यहाँ पर मांगने की जिम्मेदारी उठाई। फिर हमने देखा कि कंट्री साइड में ये होता है, टाउन्स में ये होता है, और तीसरा ट्राइबल्स के साथ जो प्लांटेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था कि गांधी राज आ रहा है और हम सब अब आज़ाद होंगे और अपने गांव की ओर लौट जाएंगे। बट ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट ये महात्मा गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। अब आगे क्या होगा, तो देखो जैसे ही चोरी चोरा इंसिडेंट होता है और महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करते हैं तो उस समय ना कांग्रेस थोड़ी सी, कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो होते हैं जिनका जवान खून होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, राइट, ये लोग जो यंग लीडर्स होते हैं इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं गर्म हो जाते हैं, फाइट करना है अब इन्हें। अब ये बोलते हैं कि ये क्या है, गांधी जी फिर से अब बोलेंगे कि आप कुछ और मूवमेंट शुरू कीजिए, राइट, हम ऐसा नहीं चाहते, हमें तो पूरा स्वराज नहीं, नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा हमें इनसे। वहीं पे दूसरी ओर जो ओल्ड लीडर्स, ये तो यंग लीडर्स थे, जो बूढ़े लीडर, ओल्ड लीडर जैसे कि महात्मा गांधी जी, जैसे कि CR दास जी, राइट, ये अभी भी बिलीव करते हैं कि हमें थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से ही, परजुएंस से ही, सामने वाले के मन को बहका के ही अपनी बात माननी होगी। तो लेट 1920s में बहुत ज़्यादा लीडरशिप रेडिकलाइज हो जाती है और ये जवाहरलाल नेहरू जी जो जवान लोग हैं, जवान खून हैं, ये जोश बढ़ जाता है और बोलते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज से कुछ नहीं होगा, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, राइट। और अब यहाँ पर क्या करते हैं कि गांधी जी को आइडिया आता है कि क्या करेंगे, अब मैं किसका सहारा लूंगा, नमक का सहारा लूंगा, सॉल्ट का सहारा लूंगा। गांधी जी को एक आइडिया सूझता है यहाँ पे। बट उससे पहले अगर हम देखें तो और भी चीज़ें चलती है। तो लेट 1920s में ना जब बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट बढ़ रहा है, ब्रिटिशर्स के लोग खिलाफ हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्वीन के पास बात जाती है कि क्वीन कुछ करिए, भारत में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, शायद हमारा रूल ख़त्म हो जाए। तो वहाँ से भेजा जाता है कमीशन को, किसके लिए, कि जाइए और भारत के अंदर ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करके आइए, राइट। एक कमीशन को भेजा जाता है जिसको हेड करते हैं सर जॉन साइमन।
और ये जब आते हैं तो अपने कमीशन को लेकर आते हैं जिसमें 7 मेंबर होते हैं, जिसका नाम है साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन आता है भारत। किसके लिए? भारत में ही कुछ बदलाव करने के लिए। पर आयरनी ये है कि इस पूरे कमीशन में एक भारतीय मेंबर ही नहीं होता है। देयर वाज नो इंडियन मेंबर। अरे मेरी तकलीफ खत्म करने आ रहे हो तो मुझसे तो बात करो, सीधी सी बात है ना, राइट? और जहां आप इंडियंस की बात करने आ रहे हो, उनके लिए बदलाव लाने वाले हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला रहे हो, और आप हमें ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे। बात है कि नहीं? Isn't it? राइट? ये तो मतलब बोल रहे हैं, शब्द हमारे हैं, ऐसी कुछ बात है, राइट? और यहाँ पर इंडियंस फिर से एंगर आता है कि ये क्या लोग हैं, और बोलते हैं कि चले जाइए यहाँ से। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं इन 1928। तो साइमन कमीशन था क्या? तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब कानून के द्वारा स्थापित ये कमीशन बनाया गया था। ब्रिटेन ने भेजा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है भारत के अंदर, वहाँ जाइए, कुछ चेंजेस कीजिए। पर सारी इंडियन पार्टीज इसे बॉयकॉट करती है, राइट? एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है। और गो बैक साइमन ये फेमस होता है। अब साइमन कमीशन भी चला गया। अब और क्या हो रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवान खून है, जोश है लीडर्स में। तो यहाँ पर एक सेशन होता है दिसंबर 1929 के अंदर। कहाँ पे? लाहौर के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है। दिसंबर का टाइम है, थोड़े से डेलुलू हो गए हमारे लीडर्स, जोश में होश खो दिया। और जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि अब ना ये स्वराज से कुछ नहीं होगा, परसुएशन से कुछ नहीं होगा, बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, ये लोग नहीं मान रहे हैं, हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और जोश जोश में जवाहरलाल नेहरू जी बोल देते हैं कि सभी लोग ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1930, एक महीने बाद हम क्या हो जाएंगे? आज़ादी का दिन मनाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे इन ब्रिटिशर्स से। थोड़ा सा डेलुलू हो गए थे, राइट? और इसीलिए आज अगर हम जब रिपब्लिक डे मनाते हैं तो 26 जनवरी को मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज तो इतिहास में इस डेट की कुछ इंपॉर्टेंस रखी। हालांकि जब ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा और डिक्लेयर किया था, तब अगले महीने तक कुछ हो नहीं पाया था, राइट? बोल रहे इकट्ठे हो रहे, दिसंबर का टाइम में बॉन फायरिंग हो रही है, बोल दिया कि अब तो जोश में मोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा। पर इस डेट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला था। पर क्योंकि उस समय डिक्लेयर हो गया और सभी के मन में ये डेट एकदम से छप गई थी, राइट? एक बात करें तो 26 जनवरी को इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और दूसरा, और पहली बार हमारे राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसी 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी, तो हम गणतंत्र हुए थे, राइट? तो ये पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं। यहाँ पर आप लाहौर का कांग्रेस सेशन देख सकते हो, ये चीज होती है, बैकग्राउंड में ये चीज चलती है। अब जनवरी तो चला गया, राइट? कुछ होता नहीं है। 26 जनवरी 1930 को नया साल आ गया है, तो 26 जनवरी को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर गांधी जी को आता है एक आइडिया। 31 जनवरी 1930 की बात है। गांधी जी लॉर्ड इरविन कौन थे? जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, जो बेस्ट पोजीशन होती है स्टेट की, वैसे उस समय हमारे गवर्नर जनरल और वाइस रॉय हुआ करते थे, जो सबसे बड़ी उपाधि थी स्टेट के अंदर, राइट? तो 31 जनवरी 1930 को जो इरविन थे, उनके पास गांधी जी जाते हैं एक लेटर लेकर, और 11 डिमांड लेकर जाते हैं। उस लेटर में 11 डिमांड गांधी जी लिखते हैं कि यहाँ पर आप इंटॉक्सिकेंट लीकर को खत्म करिए, एक्सचेंज रेशियो को हटाइए, लैंड रेवेन्यू को कम कीजिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम कीजिए। बहुत सारी 11 डिमांड्स, 11 शर्तें गांधी जी उस लेटर में इरविन को लिखकर देते हैं। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट डिमांड होती है नमक कर, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की डिमांड। गांधी जी को आइडिया आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैंने देखा कि या तो गरीब है या कोई स्ट्रगल कर रहा है, जो एक्सप्लॉइटेड है, वही सामने आया। ये अमीर लोगों को मैं कैसे यूनाइट करूं, इंक्लूसिव कैसे बनाऊं मूवमेंट को, ताकि सभी लोगों से ये ब्रिटिशर्स डरे। तो यहां पर वो लेते हैं किसका सहारा? नमक का सहारा। एक चुटकी नमक, तुम क्या जानो ब्रिटिशर्स बाबू, दैट इज इट। सॉल्ट वाज चोजन एज अ सिंबल, राइट? सिंबल ऑफ व्हाट? दैट कि रिच हो, अमीर हो या गरीब हो, खाता तो वो नमक अनुसार ही, नमक अनुसार नहीं, स्वाद अनुसार ही नमक खाता है, राइट?
तो दोनों के लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, ये एक ऐसी चीज है जो दोनों के लिए कॉमन है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और उन्होंने कहा किसको, इरविन को, कि 11 शर्तें मान लो, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और यहाँ पर इरविन वही टस से मस नहीं होते हैं, कोई नेगोशिएशन, कोई डिमांड को नहीं मानते हैं। तो 12 मार्च 1930 को यहाँ पर साबरमती आश्रम से क्या करते हैं, गांधी जी शुरुआत कर देते हैं किसकी, आपके दांडी मार्च की, राइट। दांडी मार्च शुरू होता है और यहाँ पर गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ 240 माइल चल के साबरमती आश्रम से यहाँ कोस्टल एक रीजन है जिसका नाम है दांडी, तो इतना दूर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, कहाँ गया मैग्नीफायर, शायद मैग्नीफायर नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ तो गांधी जी 240 मील चल के साबरमती अहमदाबाद से दांडी पहुंचते हैं और वहां पहुंच के गांधी जी नमक बनाते हैं। नमक बनाने से क्या होगा, तो बेटा सॉल्ट टैक्स, एक तो सॉल्ट पे तुम टैक्स लगाते हो, दूसरा सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने की भी जो आजादी थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को थी। इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता था, सॉल्ट लॉ बना हुआ था। तो यहाँ गांधी जी क्या करते हैं कि इनके कानून को तोड़ते हैं, जो तुमने सॉल्ट लॉ बना रखा है, जिसमें सिर्फ मैन्युफैक्चर करने की मोनोपोली तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और क्या होता है, नमक बनाते हैं, कोस्टल एरिया से नमक बना के, और नमक बनाते ही शुरुआत हो जाती है। सॉल्ट लॉ इज ब्रोकन ऑन 6 अप्रैल 1930 और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। गॉट माई पॉइंट। तो ये टाइमलाइन है, 1916 में क्या हुआ, 17-18 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, 20-22 में हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 22 में मैंने देखा चोरी चोरा इंसिडेंट जिससे मूवमेंट विदड्रॉ किया, 1928 में साइमन कमीशन आया, 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लेकर आए और 1930 में गांधी जी दांडी में नमक बना के, नमक के कानून को तोड़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। और जब गांधी जी इसको लॉन्च करते हैं, जब उनके कानून को तोड़ते हैं, तो पूरे देश में हर जगह लोग एकजुट होते हैं और ब्रिटिशर्स के हर कानून को जो उन्होंने बना रखा था वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। पहले क्या था, नॉन कॉपरेशन। मैंने आपको बोला आप सब लोग चुप रहिए, फिंगर ऑन योर लिप्स। आपने सबसे पहले नॉन कॉपरेट किया, आपने फिंगर ऑन योर लिप्स रखा ही नहीं, मतलब आपने मेरे साथ नॉन कॉपरेशन शुरू किया। अब आपने क्या कर दिया कि मैंने आपके लिए रूल बना रखा था, आप शोर नहीं करोगे, फिंगर ऑन योर लिप्स। आपने पहले फिंगर ऑन योर लिप्स हटाया, नॉन कॉपरेट करना शुरू किया और अब तुम हल्ला मचाने लग गए, पूरी क्लास तेज चिल्ला रही है, मतलब तुमने अब सिविल डिसओबे कर दिया, मेरे रूल को तुमने डिसओबे कर दिया, मेरे लॉ को, रूल को तुमने उल्लंघन दिया। दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कि पहले तो गांधी जी ने बोला कि इनके साथ कॉपरेट करना बंद करो, और अब सिविल डिसोबीडियंस में क्या हो रहा है कि अब हम तुम्हारे कानूनों को ही तोड़ना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से फैला, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट लॉज तोड़ रहे हैं, प्लांटेशन में प्लांटेशन लॉज तोड़ रहे हैं लोग, राइट। ये सब कुछ हो रहा है हर जगह और इससे ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एंगर आया, बहुत सारे लीडर्स को ये लोग अरेस्ट करने लगे। और एक डिवोटी थे, गांधी जी के डिसाइपल थे, दैट इज ही वॉज अब्दुल गफ्फार खान, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 30 में। फिर एक महीने बाद महात्मा गांधी जी को खुद को अरेस्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट बहुत ही ब्रूटली इसको रिप्रेस करती है और करीबन 1 लाख लोग अरेस्ट हो जाते हैं। और जब गांधी जी को अरेस्ट करते हैं ना बेटा, तो महाराष्ट्र के सोलापुर के अंदर जो लोग थे जो गांधी जी से प्यार करते थे, राइट, तो सभी लोग इतना खतरनाक वायलेंस करते हैं, अटैक करना बिल्डिंग्स पे, राइट, फायरिंग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ लोग शुरू कर देते हैं सोलापुर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और ये देख के इरविन बोलते हैं कि गांधी जी आइए बात करते हैं, क्या हो रहा है ये देश में। तो गांधी जी बोलते हैं पहले क्यों नहीं मानी तुमने हमारी बात। तो 5 मार्च 1931 को दोनों तरफ से, क्योंकि अब रिप्रेशन हो रहा है, लोग भी मार रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी उनका सामना कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी मार रहे हैं, लोग अब उनकी कानूनों को तोड़ रहे हैं, कोई किसी को ओबे नहीं कर रहा, राइट। तो गांधी जी एक बार के लिए इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को होल्ड करते हैं
कि ज्यादा यहाँ वायलेंस हो रहा है, तो इरविन बोलता है आइए गांधी जी थोड़ी बातचीत करते हैं, इतनी अनस्टेबिलिटी आ गई है। तो इरविन कहते हैं कि आप क्या कीजिए, आपकी बातों को माना जाएगा, आप हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और बदले में आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हमने अरेस्ट किए हैं, लोगों को अरेस्ट किया है, उनको हम जेलों से छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? तो बेटा इंडिया के फ्यूचर के लिए जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे तो क्या क्या पॉलिसीज और ला सकते हैं, क्या क्या नियम या कानून की जरूरत है, और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एवरीथिंग, तो इसको डिस्कस करने के लिए ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। 1930 में जब हुई थी तब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उस समय रिजेंटमेंट ऑलरेडी बढ़ गया था इंडियंस के बीच में ब्रिटिशर्स को लेके। और अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो ये कहते हैं कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ और बदले में हम पॉलिटिकल लीडर्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो फिर गांधी जी लंदन जाते हैं, राइट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, पर गांधी जी की कोई बात नहीं मानी जाती। बोलते हैं तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, राइट, और झूठ बोला जाता है। गांधी जी की कोई भी डिमांड कि आप रेवेन्यू कम करो, आप लॉज को थोड़ा सा लिबरल करो, परसुएड करने की कोशिश कर दे, पर गांधी जी की कोई बात नहीं मानी जाती है और वो डिसअपॉइंटेड लौटते हैं। और लौटते ही देखते हैं कि ये ब्रिटिशर्स ने तो आईएनसी कांग्रेस को ही इलीगल बोल दिया और जवाहरलाल नेहरू जी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स, अभी भी जेल में थे, उन्हें रिलीज नहीं किया गया, राइट। सो गांधी जी ने फिर 1931 में इस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया, बट धीरे धीरे 1934 तक आते आते इस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया था। जैसे शुरुआत में ये आग की तरह बढ़ा था वैसे खो दिया था। सो दिस हैपेंड राइट एट मार्च 1931 आफ्टरवर्ड्स गांधी इरविन पैक्ट। अब जैसे नॉन कॉपरेशन में कई सारे सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन था, तो यहाँ पर भी कुछ सोशल ग्रुप्स थे जो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किए थे, बट इनके लिए एक्चुअली में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना क्या था, किससे रिलेटेड था? खुद की अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और धीरे धीरे इनका पार्टिसिपेशन क्योंकि कम हुआ, इनकी खुद की बातें एक तरह से इनकी नीड्स जब पूरी नहीं हुई तो धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस भी खत्म हो गया था। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले अमीर जो पेजेंट कम्युनिटीज थी, अमीर पेजेंट मतलब वो बिग जमींदार और लैंडलॉर्ड, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार, ये कास्ट ऐसी है जो डोमिनेंट कास्ट है, जो लैंड ओनर्स हैं, राइट। इनके लिए क्या हो गया था कि उस दौरान 1929 के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो 9th क्लास में आपने नाजिज्म वाले चैप्टर में ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा होगा कि 1929-30 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करी थी। सॉरी, राइट। जब दुनिया की इकोनॉमी सफर करी तो डिमांड नहीं थी, लोगों की कोई डिमांड नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं तो किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही थी, कुछ बेच नहीं रहे थे, कहीं पर भी फूड ग्रेन्स को खरीदा नहीं जा रहा था, राइट। तो ऑलरेडी ये लोग कौन थे जो कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जूट हो गया, कॉटन हो गया, जो बेचने की, प्रॉफिट कमाने के मकसद जो फसलें उगाई जाती है उसको ये प्रोड्यूस करते थे। पर 1929 में इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हुई ड्यू टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट। और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू की डिमांड को, ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और उस समय, राइट, ये चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या करे, इनके रेवेन्यू को कम करे, डिमांड को कम करे। तो उस समय ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये चाहते थे कि गवर्नमेंट इनकी बात मान ले और जो रेवेन्यू है उसको कम कर दे। उनके लिए स्वराज के लिए फाइट करना था, उनके अपने स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। जो गांधी जी सोच रहे थे आजादी, सेल्फ रूल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो नहीं, सेम मीनिंग नहीं था इनके लिए। इनके लिए अपना स्वराज था, राइट। पर जैसे ही 1931 में ये मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। फिर दूसरा ग्रुप था पुअर पेजेंट्री, राइट। पुअर पेजेंट्री मतलब जो ये बड़े बड़े जमींदार, जाट्स और पाटीदार्स की जमीनों पे काम करते थे बहुत ही ब्रूटल कंडीशंस में, राइट। ये लोगों के पास क्या थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं किसी और की ज़मीन पर पैसा देके काम करना, तो ये लोग रेंट नहीं भर पाते थे। तो ये चाहते थे कि इनके लैंडलॉर्ड अनपेड रेंट के लिए मान जाए, रेंट नहीं देना पड़े, ये मान जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। तो इन्होंने नो रेंट
कैंपेन्स को भी चलाया कि हम रेंट नहीं देंगे। तो इनके लिए स्वराज था कि इनकी अपनी स्ट्रगल से इन्हें मुक्ति मिल जाए। तीसरे, बिजनेस क्लास। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो बिजनेस ग्रुप्स जो थे वो बिल्कुल भी उस तरीके से एंथुजियास्टिक नहीं थे जैसे ये शुरुआत में थे, राइट। और ये बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे कि कहीं हमारे बिजनेस पे असर ना पड़े, क्योंकि अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम दास जी, ठाकुर दास जी, जीडी बिरला जी, राइट, इन्होंने बहुत पैसा कमाया था। ये बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर में बहुत पैसा कमाया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी इन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे। आज जैसे अंबानी, अडानी, ये पैसे वाले लोग हैं, ज्यादा टैक्स देते हैं, तो हमारे डिफेंस में हर जगह ये पैसा काम आता है। तो कहीं पर भी हम मूवमेंट करते थे तो ये लोग पैसा देते थे, राइट, फाइनेंशियल असिस्ट करते थे। और वर्ल्ड वॉर में इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर बिजनेस ह्यूज प्रॉफिट कमाया था और पावरफुल बन गए थे और ये चाहते थे कि इनका बिजनेस और एक्सपैंड हो, जिसके लिए ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का लिबरल होना जरूरी है, राइट, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी थी जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करती थी। तो ये चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कम हो, हम जो सामान बेचे वो जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो ये उसके लिए अपनी दो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिकी, जो है 1927 के अंदर, राइट। इनके लिए स्वराज क्या था, ये क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आए थे, ताकि ये अपनी बात कर सके कि हमें बिजनेस बढ़ाना है और हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, किससे, सरकार से। बात करें तो इनके लिए काम करने वाले जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वैसे तो बहुत कम वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट। अगर हम बात करें तो नागपुर रीजन के अलावा, जैसे हमने देखा था शोलापुर, नागपुर, उस एपिसोड में क्या होता है कि नागपुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स गांधी जी के साथ आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, राइट। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली जो वर्कर्स थे वो बहुत रिलेक्टेंट थे, दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, राइट। जहां पार्टिसिपेट किया वहां पर कुछ लोगों ने गांधी जी के आइडियाज को अपनाया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। रेलवे वर्कर ने 1930 में हड़तालें करी, राइट। 1932 में डॉक वर्कर जो शिप पे काम करते हैं उन्होंने हड़तालें करी और 1930 में बहुत सारे वर्कर जो छोटा नागपुर की माइंस में काम करते थे उन्होंने गांधी जी की कैप पहनी, गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट किया। बट इन गरीब इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को फंड करते थे अमीर पेजेंट जो जाट्स और पाटीदार थे और बिजनेस क्लास लोग। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम अगर गरीबों का साथ देंगे तो ये अमीर लोग नाराज हो जाएंगे और असिस्टेंस नहीं मिल पाएगा। तो सभी के लिए स्वराज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग था। बात करें महिलाओं की तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स में पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किए थे, लिकर शॉप के आगे जाके बैठ जाती थी और रोकती थी कि कोई भी इससे लिकर नहीं लेगा, इवन सॉल्ट भी बनाया। पर जैसा कि यूरोप में देखा, हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल इंडिया में ही नहीं हर जगह रही है, राइट। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रियलिटी में बहुत ज्यादा है, बट उनकी कोई भी अथॉरिटी या पोजीशन या डिसीजन मेकिंग में उनका कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा गया। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से चले टाइमलाइन पे, बताइए, फिर से चले। यस, हमने यहाँ क्या पढ़ा कि टाइमलाइन में हमने देखा था, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने टाइमलाइन को, हमारी जो टाइमलाइन थी वो हमने कवर करी थी यहाँ तक, सिविल डिसोबीडियंस, जहाँ सॉल्ट बना के गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करते हैं। जब ये एक्सट्रीम पहुंचता है तो गांधी इरविन जी क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और 1932 में अब आता है पूना पैक्ट, राइट। और हमने देखा कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा अलग अलग क्लास के लोगों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो बात आती है कि इस मूवमेंट ने अपना मूवमेंटम कैसे खत्म किया, या बोल सकते हैं कैसे ये धीरे धीरे होने लगा ये मूवमेंट, राइट। इसका स्पेस कैसे स्लो हो गया और इस मूवमेंट की क्या लिमिटेशंस थी। तो सारे सोशल ग्रुप्स इस स्वराज के कॉन्सेप्ट से इम्प्रेस नहीं हुए थे, राइट। और एक ऐसा ग्रुप था जिसका नाम था अनटचेबल्स, राइट, जो कि खुद को दलित्स और ऑप्रेस्ड के नाम से जाना जाते थे। और एक बात करें तो जैसे कांग्रेस ने गरीब पेजेंट का इतना सपोर्ट नहीं किया, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का सपोर्ट नहीं किया, वैसे ही कांग्रेस ने दलित्स की डिमांड को भी इग्नोर किया, क्योंकि वो
सनातनीज के बोल सकते हैं ऑफेंड होने से डरा करते थे, और हाई कास्ट हिंदूज को, वो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज को क्या नहीं करना चाहते थे, परेशान नहीं करना चाहते थे। और महात्मा गांधी जी इन्हीं दलित्स और अनटचेबल्स का साथ देने आगे आते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम दलित्स को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हें स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज का मतलब जब सभी लोग फ्री हों, सभी लोग आगे आए, सभी लोग इंक्लूड हों, ना कि सोसाइटी का कुछ हिस्सा। और यहाँ पर गांधी जी इन अनटचेबल्स को हरिजन का नाम देते हैं। हरिजन मतलब, जन मतलब लोग, राइट, चिल्ड्रन ऑफ गॉड का नाम देते हैं। और क्योंकि दलित्स के साथ हिस्टोरिकली बहुत भेदभाव किया गया है, जो मैंने आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म में वर्ण सिस्टम बताया था, जिसमें क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित सबसे नीचे आते थे, जिनको टेम्पल्स में जाने की मनाही थी, कुएं से पानी पीने की मनाही थी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सब में उन्हें बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया था ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड ड्यू टू द वर्ण सिस्टम इन इंडिया, राइट। और ये लोग बेसिकली बहुत ही मीनियल और इनह्यूमन जॉब्स करते थे। मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम हो गया, टॉयलेट साफ करना, तो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। तो गांधी जी ने इन लोगों का साथ देने के लिए खुद ने गांधी जी ने टॉयलेट्स को क्लीन किया टू डिग्निफाई देयर वर्क, राइट। जो स्वीपर्स उनका वर्क की डिग्निफाई मतलब उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, उस चीज़ का ओहदा बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद ने टॉयलेट साफ किए। और उन्होंने अपर कास्ट को भी समझाया कि अपना दिल जो है वो बदलिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए इन लोगों के लिए, राइट। और उन्हें बोल सकते हैं गिव अप दिस सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको अबॉलिश कीजिए। और आज हमारा संविधान भी आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। इट्स अ क्राइम, इट्स अ ऑफेंस, राइट। और बहुत सारे दलित लीडर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और धीरे धीरे डिमांड करते हैं किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, राइट। तो बहुत लिमिटेड था और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने के लिए इनका साथ देते हैं कौन, BR अम्बेडकर जी। अगर मैं बैकग्राउंड की बात बताऊं तो 1931 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद 1932 के अंदर जब ये लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहां पर BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में काफी क्लैश हुआ था, राइट। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि BR अम्बेडकर जी दलित्स के लिए एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, राइट। और BR अम्बेडकर जी की ये डिमांड थी कि अगर आपको दलित्स की इतनी ही परवाह है और आप इन्हें इतना ही अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि सिंपली अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल हमारी लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में मान लो 500 सीटें हैं, जस्ट एन एग्जांपल। और क्योंकि ये दलित्स हैं या जो भी माइनॉरिटी या डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीटों को रिजर्व करते हैं ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि SCs, STs, विमेन, इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेते हैं जैसे रिजर्वेशन। तो मान लो कि 500 सीटें हैं, उनमें से 50 सीटें हमने दलित्स के लिए रिजर्व कर रखी है, मतलब ये 50 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ एक दलित कैंडिडेट ही आ सकता है, राइट। तो कैंडिडेट इलेक्ट कैसे होता है, हम जानते हैं कि कोई भी MP कैसे बनता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ता है, राइट। अब जो दलित की सीट है वहां पे दलित ही लड़ेगा। मान लो A दलित है और B भी दलित है, दोनों लड़ रहे हैं, राइट। दे आर इलेक्टिंग, दे आर कंटेस्टिंग इन इलेक्शन। अब क्या होता है, इनको वोट करने वाले कोई भी होते हैं, जैसा कि हम जनरली जानते हैं कि आप किसी को भी वोट करो, आएगा तो उस सीट पे दलित ही, पर वोट करने वाला कोई भी हो सकता है, एनीबडी, यू, मी, एनीबडी फ्रॉम एनी कास्ट, फ्रॉम एनी रिलीजन। इसको तो हम कहते हैं जनरल इलेक्टोरेट। बट अगर वोट करने वाले भी दलित ही हो, राइट, मतलब कैंडिडेट भी दलित जो सीट से खड़ा हो रहा है और वोट करने वाले भी सिर्फ दलित ही हो, उसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये डिमांड थी किसकी, BR अम्बेडकर जी की। एंड यहाँ पर उन्होंने दलित्स के लिए ये डिमांड रखी कि दलित ही अपनी सीट के लिए खड़ा होगा और वोट करने वाले भी दलित होंगे, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। यही सेम डिमांड मुस्लिम्स ने भी रखी थी, बट जिन्ना फिर थोड़े से बोल सकते परसुएड उनको कर लिया जाता है, उनकी कुछ और डिमांड होती है, बट एनीवेज
तो यहाँ पर गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ आते हैं कि अगर आप जो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है सोसाइटी से उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दोगे तो दलित एक अलग ही सेक्टर में हो जाएंगे, ये तो कभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर गांधी जी अनशन में बैठ जाते हैं, राइट, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, जनरल इलेक्टोरेट आप दीजिए दलित्स को, उनके लिए रिजर्व रहेंगी सीटें। और जब ये अनशन पे बैठते हैं तो फिर B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, कहाँ पर, पुणे के अंदर, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट इन 1932, जिसमें जो डिप्रेस्ड क्लास मतलब जो दलित्स थी उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स रिजर्व मिलती है, बट वोट उनको अब जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही किया जाएगा। तो गांधी जी की कहीं ना कहीं बात मान ली जाती है। तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा, जो दूसरे ग्रुप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड था वो थे मुस्लिम्स, राइट। तो जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट बेटा डिक्लाइन हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस से ना थोड़ा सा एक दफ़ा एलिनेटेड या एक्सक्लूडेड फील करते थे, मुस्लिम्स स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हिंदू महासभा जैसी ऑर्गेनाइजेशन या हिंदुत्व को लेके काफ़ी अलाइंड रहती थी। तो इन मुस्लिम्स को लगता था कि हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं तो हमारी आइडेंटिटी पे बहुत असर पड़ सकता है, शायद ये हमें इंक्लूड ही ना करे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल टेंशन बढ़ता है अक्रॉस वेरियस सिटीज, एंड ऑफ कोर्स इसमें ब्रिटिशर्स का भी हाथ होता है, क्योंकि आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा होगा कि वो क्रिश्चियंस में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में लड़ाई करवाते थे, तो उन्होंने यहाँ पर भी मौका नहीं छोड़ा, राइट। तो होता क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एफर्ट्स डालती है टू नेगोशिएट 1927 में, राइट। ऐसा मानना जाता है कि हाँ, हम एफर्ट्स डालेंगे, एक साथ आएंगे। और पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट की ही डिमांड करते हैं, जिसको INC बोल सकते हैं, एक तरह से डिसमिस कर देता है, राइट। और फिर जिन्ना जी कहते हैं कि ठीक है, आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दीजिए, पर आप एटलीस्ट हमें ये एश्योर कीजिए कि असेंबली में हम लोगों के लिए रिजर्व्ड सीट्स होंगी। मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना कि 500 में से 50 सीट अगर दलित्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जो कि करी गई, तो ये भी डिमांड करने लगे कि हमारी भी एटलीस्ट कुछ सीट जैसे कि 50 सीट क्या हो, रिजर्व हो। और दूसरा कि पंजाब और बंगाल ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी ज़्यादा भेजा जाए। मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उस रीजन से ज़्यादा आएंगे, उस प्रपोर्शन पॉपुलेशन के हिसाब से हमें वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और इसको अपोज करते हैं हिंदू महासभा के MR जयकार, राइट। और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इसीलिए, राइट, हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी को लेकर नेगोशिएशन है वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहते हैं, और मुस्लिम्स यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस में इनका पार्टिसिपेशन का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो अब क्या होगा? वॉच विल हैपन नाउ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, 1922 में ख़त्म हो गया था ये। फिर 1928 में हमने देखा कि साइमन कमीशन आया था, राइट। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड लगा दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बना के क्या किया था, लॉन्च किया था। इससे पहले इन्होंने 11 डिमांड्स इरविन को भेजी थी। फिर नमक बनाने के बाद चीज़ें खराब होती है तो इरविन और गांधी जी मिलते हैं और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट किया जाता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहीं पर B.R. अम्बेडकर जी से थोड़ी सी चीज़ें खराब होती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है, अग्रीमेंट होता है, जिसमें दलित्स को रिजर्व सीट्स दी जाएगी और जनरल इलेक्टोरेट से ही उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। और इसी दौरान हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी जो नेगोशिएशंस हैं वो फेल होते हैं और 1934 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस में मोमेंटम
खत्म हो जाता है, जिसमें हर एक इंसान का जो सोशल ग्रुप था उसका अपना इंटरप्रिटेशन था। जो रिच पेजेंट्स थे वो रेवेन्यू कम करना चाहते थे, जो पुअर पेजेंट्स थे वो रेंट माफ चाहते थे, राइट। जो बिजनेस क्लास थे वो ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस खत्म करना चाहते थे, और जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे, राइट, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये लोग अच्छी कंडीशंस चाहते थे। इनमें से कुछ ही लोग हैं नागपुर के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस में साथ देते हैं, बाकी दलित्स और कुछ लोग यहाँ पर अलूफ हो जाते हैं, राइट। तो अब फाइनली फिर 1934 के बाद भी अगर हम देखें तो 1940 में फिर से अगस्त ऑफर आता है ब्रिटिशर की तरफ से, जिसमें वो बोलते हैं हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ये मान लो है तो तुम्हारा ही घर, राइट, पर इस पे ओनरशिप या अधिकार हमारा है। इस घर में तुम चाहे कुछ भी करो, कैसे भी कानून बनाओ, कैसे भी रहो। एक तरह से यही होता है डोमिनियन स्टेटस कि इंडिया तुम्हारी टेरिटरी है, तुम फ्री हो, तुम आज़ाद हो, हम तुम पे कोई शासन नहीं करेंगे, पर तुम्हें हेड या तुम्हारा जो स्टेट का हेड होगा वो हमारी क्वीन या किंग ही होगा। मतलब घर तुम्हें दे दिया पर चाबी अपने साथ रख ली, दैट वाज डोमिनियन स्टेटस। तो 1940 में भी यही कहते हैं, और 1942 में भी क्रिप्स मिशन आता है जिसको गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, जिसके अंदर भी ये फिर से बोलते हैं, मिशन लेकर आते हैं कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे और साथ ही में आपको वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे, क्या करेंगे नेगोशिएट, कि आगे आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाएगी या फिर डोमिनियन स्टेटस। क्योंकि 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और फिर से इनकी वही हरकतें चालू हो जाती है, जिससे इंडियंस के बीच में डिस्कंटेंट और बढ़ता है। तो अब लोगों को एकजुट करने का माध्यम था कि अब दिल से जोड़ो, दिमाग से नहीं, जैसे कि हमने रोमांटिसिज्म में देखा था, राइट, कि जो सेंस है, रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, अहिंसा, हिंसा, ये सब छोड़ो, अब दिल से जुड़ो। और यहीं पर बहुत सारी एलिगरीज, बहुत सारे मेथड्स लोगों के बीच में यूनिटी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पैदा करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि सैंपल पेपर में पूछा कि ये कौन है, ये बाल गंगाधर जी तिलक हैं, जिनकी इमेज में यहाँ पर मंदिर है, यहाँ ताजमहल है, यहाँ पर अगर आप बात करें चर्च है, राइट, टेम्पल है, मस्जिद है, चर्च है। तो ये सारे रिलीजन्स को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। दूसरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वंदे मातरम लिखते हैं। वंदे मातरम जब गाया जाता है, सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, राइट, ये अपनी नॉवेल में भी इसको ऐड करते हैं। और साथ ही में अबिंद्रनाथ टैगोर जी भारत माता की पेंटिंग बनाते हैं एज अ काम डिवाइन स्पिरिचुअल फिगर, ताकि लोग इनसे इमोशनली बॉन्ड हों और हमारे भारत को माँ की तरह देखें और माँ को बचाने के लिए आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने हमारी लोक कथाएं, लोक कलाएं, लोक गीत, राइट, ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नर्सरी राइम्स, माइत और फोक रिवाइवल के लिए, मतलब हमारे आर्ट, हमारी कल्चर को फिर से जगाने के लिए कोशिश करी। नतीशा शास्त्री जी ने मद्रास के अंदर तमिल की जितनी भी लोक कथाएं थी, मीन्स फोक टेल्स थी, राइट, उसके लिए एक 4 वॉल्यूम का फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया पब्लिश किया। बात आती है कि जब हम कहते हैं कि फोकलोर और ये सब क्या है, तो आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बिरबल की कहानियाँ, ये सब क्या है, लोक कथा ही तो है हमारी, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। हमारी जो कलाएं हैं, राइट, हमारा मधुबनी पेंटिंग, हमारी पोट्री, हमारी वोवन आर्ट्स, ये सब कुछ हमारा है। तो हमारे लोगों ने क्या किया, सारे आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा हमें कनेक्ट करवाने की कोशिश करी हमारे देश के अचीवमेंट से, हमारे लोगों के आर्ट से, राइट। साथ ही में जैसे कि फ्रांस में झंडा उन्होंने अपना बनाया, जर्मनी में झंडा बनाया, इटली में, हर जगह हमने देखा। वैसे ही हमने भी हमारा सबसे पहले तो स्वदेशी यहाँ पर फ्लैग जो बंगाल में यहाँ पर डिज़ाइन किया, जो एक ट्राई कलर फ्लैग था जिसमें ग्रीन, येलो और रेड यहाँ पर हमने कलर्स रखे। और जैसे आज हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, वैसे पहले 8 प्रोविंस हुआ करते थे, मतलब जहाँ पर ब्रिटिशर्स सीधा डायरेक्ट रूल करते थे। तो हमने 8 लोटसेस बनाए जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और एक क्रेसेंट मून बनाया जो कि रिप्रेजेंट करता है हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी।
और फिर 1921 के अंदर गांधी जी ने स्वराज का फ्लैग डिजाइन किया था। 1921 याद है कौन सा टाइम है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला, जहां पर गांधी जी स्वराज का मीनिंग बता रहे हैं, पर इवेंचुअली हमने देखा कि स्वराज को इंटरप्रेट अलग अलग किया लोगों ने, और ये भी रेड ग्रीन व्हाइट कलर में रखा गया। बीच में स्पिनिंग व्हील और चरखा। स्पिनिंग व्हील किसका सिंबल है? द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर, इसको सिंबलाइज करता है। आया समझ में? तो ये फ्लैग्स डिजाइन किए गए और इंडियंस ने हमारे ग्लोरियस एंशिएंट पास्ट को रिवाइव करने की कोशिश करी। भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्यों हुआ करता था? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का भंडार, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो व्यापार होता था, हम यहाँ से भेजते ज्यादा थे, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, पैसा बहुत ज्यादा आता था, गोल्ड मेटल बहुत ज्यादा भारत में आया है, राइट। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो सीजन है स्पेसिफिकली मॉनसून, जिसकी वजह से हर कोई भारत में रह सकता है, हर कोई यहाँ पर किसी भी तरह की क्रॉप उगा सकता है, और वही हमारे देश की ब्यूटी है कि हमारा भारत खजाना था, सोने की चिड़िया था, उसको रिवाइव किया इन सब चीजों के थ्रू। और फिर देश के लिए फाइनल पुश फॉर फ्रीडम फ्रॉम 1939 टू 1947। क्रिप्स मिशन फेल हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 का इफेक्ट हमने देखा, और इसकी वजह से पूरे भारत में डिसकंटेंट फैला, और गांधी जी ने कॉल फॉर कंप्लीट विड्रॉल की डिमांड करी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वार्धा के अंदर 14 जुलाई 1942 को, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, पास किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कि अब भारत छुड़वाएंगे, भारत की पूरी आज़ादी होगी और पावर हम हमारे हाथ में लेंगे। और जैसे ही बॉम्बे का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर वार्धा के बाद, गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करते हैं और करो या मरो, डू और डाई का नारा लगाया जाता है। और ये डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स तुम्हें अब हमारा भारत छोड़ के जाना होगा। मंत्रा है डू और डाई, दिस इज गिवन बाय गांधी जी। वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या फिर इस कोशिश में मर जाएंगे। वी शैल नॉट लिव टू सी द परपेचुएशन ऑफ आवर स्लेवरी, फिर से हम तुम्हारा स्लेव नहीं बनना चाहते, फिर से हम उन सारे बोल सकते हैं फेजेस को नहीं जीना चाहते, राइट। नौकर नहीं बनेंगे, मर जाएंगे पर अब तुम्हारे अंडर नहीं आएंगे, डू और डाई। जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा असफ अली जी, राम मनोहर लोहिया जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट में। साथ ही में आपकी बुक में कुछ वुमेन के भी नाम दिए हैं जो आपको पढ़िएगा। और फाइनली 1947 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। पार्टीशन का दुख भी इसी के साथ आता है। खुशी मनाए या गम मनाए ये समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत लोगों की जाने जाती है, बहुत लोग अपने परिवारों से बोल सकते हैं टूट जाते हैं, राइट। बहुत दुखमय या बोल सकते हैं पेनफुल था हमारे लिए, बट हम आज़ाद भी हो जाते हैं। सो यस, पार्टीशन हैपन्स एंड इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। और ये कंप्लीट टाइमलाइन आपके सामने है पूरे चैप्टर की। दैट वाज अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। द नोट्स विल बी गिवन टू यू, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, शुक्रिया।